चलिए, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ भाई बच्चे, हमने कल आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। यस, एक टॉपिक था, टॉपिक का नाम था आपके सामने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। सर, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब था कि 72 आवर के अंदर, 72 आवर के अंदर, सुनना बेटा, 72 आवर में यदि हम कैसे फर्टिलाइजेशन को रोक सकते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि एमटीपी इज नॉट रिक्वायर, एमटीपी रिक्वायर नहीं होती है, क्योंकि एमटीपी या अबॉर्शन तब रिक्वायर होता है जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, और इम्प्लांटेशन होता है 6 डे। कौन सा डे होता है बेटा? 6 डे होता है। इस वजह से अबॉर्शन नहीं कर सकते, इसलिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है 72 घंटे के अंदर। तो हमने कल आपको ड्रग ऑफ चॉइस बताई थी। कौन सी बताई थी बेटा? लेवोनोजास्ट्रोल, जिसे आईपिल के नाम से मार्केट में कहते हैं। कल मैं एक छोटी सी चीज बताना भूल गया था, आप लोग सुनिए अपने बैच के लिए। कभी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि एंटीनेटल स्टेरॉइड क्या होता है। एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है बेटा ARDS, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है बेटा अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। कोई भी बच्चा कोलैप्स ना हो, किसी भी बच्चे का लंग्स कोलैप्स ना हो, यदि कोई प्री टर्म बेबी है तो हम उसको चॉइस के अंदर उसके प्रिवेंशन को रोकने के लिए, उस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को रोकने के लिए, सुनना बेटा, हम जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है उसको रोकने के लिए हम क्या काम करते हैं? स्टीरॉइड देते हैं। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कौन कौन से स्टीरॉइड देते हैं, एंटीनेटल स्टीरॉइड कौन कौन से देते हैं, तो याद रखना बीटामेथासोन और दूसरा होता है डेक्सामेथासोन। बीटामेथासोन थोड़ा सा कैसा होता है बेटा? महंगा होता है। आप सुनना बेटा, बीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन, सर डोज याद रखना, टोटल डोज कितनी देते हैं? 24 mg देते हैं। और तो सर बीटामेथासोन 20 से मतलब होता है 22 का मतलब होता है 2, तो 2 डोज देते हैं 12 mg की। इधर देख लो, IM देते हैं 12 mg की पर 24 आवर का, पर 24 आवर में 2 डोज देते हैं। दोनों डोज के बीच में जो टोटल ड्यूरेशन का अंतराल होता है वो कितना होता है बेटा? 24 घंटे। कितना होता है? 24 घंटे। यस, बीटामेथासोन IM देते हैं 12 mg देते हैं पर 24 आवर के गैप पे देते हैं, 2 डोज देते हैं। तो 12 mg की 2 डोज मतलब टोटल 24 mg की डोज देते हैं। कितने घंटे के अंदर? टोटल 48। 24 घंटे का अंतराल मतलब पहली आज दी, 24 घंटे के बाद दूसरी। तो टोटल डोज कितनी देते हैं बेटा? 48 घंटे के अंदर अंदर कितनी देते हैं? 24 mg देते हैं। यस, दूसरी चीज डेक्सामेथासोन। कौन सा? डेक्सामेथासोन। मैं आपको बता दूं, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का रिमेनिंग पार्ट था जो मैं आपको बता रहा हूं। डेक्सामेथासोन एंटीनेटल में हम प्री टर्म लेबर में ARDS को रोकने के लिए जो डेक्सामेथासोन है उसकी भी टोटल डोज 24 mg देते हैं, लेकिन IM 6 mg पर, लेकिन बीच का गैप कितना होता है? 12 घंटे का। 6 mg की 4 डोजेज होती है और उसमें भी टोटल 48 घंटे का टाइम ही लगता है। सुन लो बेटा, इंपॉर्टेंट बात, एक में 24 घंटे का अंतराल है, 2 डोज दे रहे हैं। एक में 12 घंटे का अंतराल है, 4 डोज दे रहे हैं। इसका मतलब टोटल 48 आवर में हमें डोज कितनी देनी है? 24 mg। ये था एंटीनेटल स्टीरॉइड। लास्ट सुनना बेटा, नेचुरल एस्ट्रोजन्स। सर व्हाट इज द मीन ऑफ द नेचुरल एस्ट्रोजन? कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अच्छे क्वेश्चन है आपके सामने, अच्छे क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन क्या आते हैं कि सर नेचुरल एस्ट्रोजन कौन कौन से होते हैं और किस तरह देते हैं। नेचुरल एस्ट्रोजन 3 तरह के होते हैं, E1, E2 और E3। अच्छा क्वेश्चन है, आना चाहिए। नोरसेट का क्वेश्चन है आपके सामने, स्टेट लेवल का क्वेश्चन से ऊपर है, मतलब सेंट्रल में है। E1 मतलब स्ट्रॉन, जिनके पीछे ऐसे एस्ट्रोजन जिनके पीछे 1 लग जाए, 1 स्ट्रॉन प्रीडोमिनेंट होते हैं इन द पोस्ट मीनोपोजल पीरियड में। तो मैं कभी आपसे पूछ लूं, एक फीमेल मीनोपोजल है, उसमें कौन सा एस्ट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में बनेगा? तो आप कहोगे सर E1 वाला सबसे ज्यादा मात्रा में बनेगा मीनोपोज के बाद में। दूसरा होता है E2 का नाम है एस्ट्रोडाइवन। डाइवन मतलब 2, डाइवन प्रीडोमिनेंट होता है रिप्रोडक्टिव पीरियड फीमेल का कितना होता है? 15 से लेकर कितना ईयर होता है बेटा? 45 ईयर की एज में सबसे ज्यादा कौन सा होता है बेटा? एस्ट्राडायोन। तो एक फीमेल यदि रिप्रोडक्टिव एज में है तो उसका कौन सा वाला ज्यादा मिलेगा? कौन सा वाला ज्यादा मिलेगा बेटा? डाइवन। तीसरा होता है E3 एस्ट्राट्रायोल। एस्ट्राट्रायोल प्रीडोमिनेंट मिलता है बेटा प्रेगनेंसी में। प्रीडोमिनेंट किस में मिलता है? प्रेगनेंसी में। एक एग्जांपल देके बताता हूं आपको, कभी क्वेश्चन आ जाए इन डाउन सिंड्रोम। किसके अंदर बेटा? डाउन सिंड्रोम के अंदर। डाउन सिंड्रोम का कोई पेशेंट है, उसमें आपने मान के चलो एक ट्रिपल टेस्ट किया तो आपको पता होना चाहिए सर डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में यदि आप पता कर रहे हो कि बच्चा डाउन सिंड्रोम का है या नहीं है, एक प्रेग्नेंट लेडी में
यदि पता कर रहे हो तो ट्रिपल टेस्ट के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है बेटा बीटा HCG का पता करते हैं, दूसरा किसका पता करते हैं बेटा, आपके सामने अल्फा, कौन सा बेटा, अल्फा फीटोप्रोटीन, अल्फा फीटोप्रोटीन किसका पता करते हैं बेटा, अल्फा फीटोप्रोटीन का पता करते हैं। और तीसरा पता करते हैं आपके सामने, अभी बता रहा हूं, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्राट्रायोल। क्यों बोला ट्रायोल, आपने ट्रायोल क्यों बोला, अनकॉन्जुगेटेड, सुन लो बेटा क्वेश्चन मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, सर आपने अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्राट्रायोल क्यों बोला, UE3 क्यों बोला आपने, UE3 क्यों बोला आपने, सर इसलिए बोला कि आपने खुद ने कहा था प्रेगनेंसी में जो स्टेरॉइड सबसे, जो एस्ट्रोजन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है वो कौन सा होता है, एस्ट्राट्रायोल। तो कभी मैं क्वेश्चन दूं कि डाउन सिंड्रोम में ट्रिपल टेस्ट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो आंसर में देना बीटा HCG, अल्फा फीटोप्रोटीन और तीसरा अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्राट्रायोल, नॉट डायोल। डायोल रिप्रोडक्टिव एज में ज्यादा मिलता है, एक अनमैरिड फीमेल में डायोल ज्यादा मिलता है, लेकिन ट्रायोल किस में ज्यादा मिलता है बेटा, ट्रायोल किसके अंदर ज्यादा मिलता है, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर ज्यादा मिलता है। सर आपने बताया था एस्ट्रोजन, नेचुरल एस्ट्रोजन आप बता चुके हो, तो प्रोजेस्टेरोन बता दो। सर जो प्रोजेस्टेरोन होते हैं, जो प्रोजेस्टेरोन होते हैं उनकी 4 कैटेगरी होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं और नॉरसेट भी पूछ सकता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन से प्रोजेस्टेरोन आते हैं, तो नाम नॉरएथिंड्रोन और नॉरएथिनोड्रेल, ये किस में आते हैं, फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में कौन आता है, नॉर्जेस्ट्रोल, लेवोनोजेस्ट्रेल। तो आ गया ना क्वेश्चन कि आईपिल कौन से जनरेशन का प्रोजेस्टेरोन है, सेकंड जनरेशन। आईपिल कौन से वाले का, लेवोनोजेस्ट्रोल जिसको आप LNG बोलते हो, सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में कौन आते हैं, डेसोजेस्ट्रेल, नॉरगेस्टिमेट और गेस्टिडोन, ये किस में आते हैं बेटा, थर्ड जनरेशन। ये सब प्रोजेस्टेरोन के नाम है। और चौथा नोमेगेस्ट्रेल और ड्रोस्पेरिनोन, ये चारों की चारों कौन से हैं बेटा, फोर्थ जनरेशन। तो ये फोर्थ जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है LNG कौन सी जनरेशन का प्रोजेस्टेरोन है, तो आंसर में बोलना बेटा सेकंड जनरेशन का प्रोजेस्टेरोन है। कौन सा वाला है, सेकंड जनरेशन का। भैरू समझ में आ रहा है बेटा, भैरू समझ आ रहा है बेटा कि तो क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आंसर में आएगा बेटा, आपके सामने आंसर क्या जाएगा बेटा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। तो आप आंसर में दोगेगा बेटा यस सेकंड जनरेशन। तो लेवोनोजेस्ट्रोल जो मैंने कल आईपिल बताई थी वो कौन से जनरेशन का था बेटा, LNG जनरेशन का था। ये मैंने कल का पाठ था, ये दोनों मैंने जो पाठ पढ़ाए थे ये कल का पाठ था। आज मेरी क्लास का नाम है OBG क्लास 4। आज की क्लास का नाम है बेटा OBG क्लास 4। यस आप सभी को पता है कि अपने क्रैश कोर्स का आप आसपास के जो दोस्त हैं नर्सिंग हैं उनको बताइए कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं कि अपने पास एक क्रैश कोर्स अपने यहाँ पर भी चल रहा है OBG क्लास 4। OBG क्लास 4 के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। सर क्या होती है, सर OBG की क्लास 3 तक मैं आपके सामने ले चुका हूं लास्ट टाइम पर, उससे आगे का मटेरियल। सप्लीमेंट आयरन थेरेपी शुड बी प्रोवाइडेड फ्रॉम 16 वीक ऑनवर्ड्स। नॉर्मली आप सभी को पता होना चाहिए यदि एक फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको सबसे पहले 2 काम होने चाहिए। यदि प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही TT और आयरन की टैबलेट तुरंत स्टार्ट कर देनी चाहिए, आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट तुरंत स्टार्ट कर दे। TT क्यों दे रहे हो, क्योंकि शुरू के 28 डेज ऑफ द प्रेगनेंसी में नियोनेटल जॉइंटिस होने का, नियोनेटल टिटनिस होने का, नॉट जॉइंटिस, नियोनेटल टिटनिस होने का खतरा होता है। इसलिए एक फीमेल एक बार पता लग जाए प्रेग्नेंट है तो तुरंत टेस्ट पॉजिटिव आते सबसे पहले ले जाके बिना सोचे समझे TT का पहला डोज दिलवाइए, TT1। आयरन फोलिक एसिड क्यों दे रहे हैं, क्योंकि शुरू के 28 दिन में न्यूरल ट्यूब और बनती है, तो फोलिक एसिड जो होता है न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट को अर्थात कम करता है या न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट को होने से बचाता है, इसलिए आयरन फोलिक एसिड। नॉर्मली जो सप्लीमेंट आयरन थेरेपी है, यदि किसी में आयरन कम है, ये तो फोलिक एसिड की बात कर ली, आइडियल फोलिक एसिड जो फोलिक एसिड है, सुनना बेटा, आइडियल जो फोलिक एसिड है आपके सामने, ये फोलिक एसिड वास्तव में आइडियली तो प्रेगनेंसी प्लान होने के 3 महीने पहले से स्टार्ट हो जाना चाहिए। एक फीमेल प्रेगनेंसी का प्लान मन में सोचती है उस दिन से फोलिक एसिड की टैबलेट स्टार्ट हो जानी चाहिए, 3 महीने पहले से और पहले ट्राइमेस्टर में, 3 महीने पहले से, प्रेगनेंसी प्लान के 3 महीने पहले से और प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में, तो टोटल 6 महीने आइडियली चलनी चाहिए। लेकिन इंडिया है शुरू के 3 महीने पे, यहाँ तो प्रेगनेंसी का प्लान का ही नहीं पता होता कब प्रेग्नेंट हो जाए, तो इसलिए पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ शुरू के 3 महीने वाला यहाँ पर कोई नहीं करता। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हो उसके 3 महीने तक क्या लेनी चाहिए बेटा, क्या लेनी चाहिए, समझ रहे हो बेटा, फोलिक एसिड लेना चाहिए। अब बात है आयरन। आयरन जो है नॉर्मली सप्लीमेंट आयरन
4th 16th वीक ऑफ द ऑनवर्ड, मतलब चौथे महीने से टोटल प्रेगनेंसी तक लेना चाहिए। नेक्स्ट, हाईएस्ट लेवल ऑफ द अल्फा फीटोप्रोटीन। हाँ भाई, अल्फा फीटोप्रोटीन अभी बता के आया हूं, अल्फा फीटोप्रोटीन का वैल्यू किस डिजीज में हो रहा था, कम हो रहा था, डाउन सिंड्रोम। लेकिन हाईएस्ट लेवल ऑफ द अल्फा फीटोप्रोटीन इन द फीटल सीरम एंड एमनियोटिक फ्लूइड रीच अराउंड कितने वीक पर पहुंचता है बेटा, 13 वीक पर। किस पर पहुंचता है बेटा, 13 वीक पर। तो अल्फा फीटो जो प्रोटीन है आपके सामने, जो अल्फा फीटो प्रोटीन है, उसका हाईएस्ट वैल्यू मदर के सीरम में या एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कितने वीक पर होता है बेटा, 13 वीक पर। क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट में आएगा, लेकिन आएगा तो किस में आएगा, स्टेट में। अगला, एमनियोसिंथेसिस इज परफॉर्म। आप सभी को पता है 3 तरह के प्रोसेस होते हैं, 3 तरह की टेक्निक्स होती है जिनसे आप क्या कर सकते हैं बेटा, किसी भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी का पता कर सकते हैं। 3 तरह की टेक्निक होती है, आप सभी को पता है। ये बेबी है, इस बेबी के मान के चलो ये एमनियोटिक कैविटी है, ये एमनियोटिक कैविटी है, एमनियोटिक कैविटी है, ये आपके सामने। इसके ऊपर यहां पर बेबी है, ये बेबी की अम्लाइकल कोड चिपकी हुई है, और यहां एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है। यदि कोई एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लेके जेनेटिक एबनॉर्मलिटी को पता कर रहा है तो उसे बोलते हैं बेटा एमनियोसेंटेसिस। क्या बोलते हैं, एमनियोसेंटेसिस। और यदि कोई अम्लाइकल कोड में से सैंपल लेके पता कर रहा है तो उसे बोलते हैं बेटा, आपके सामने क्या बोलते हैं बेटा, कोडोसेंटेसिस। क्या बोलते हैं, कोडोसेंटेसिस। और तीसरे नंबर पे कोडोसेंटेसिस का दूसरा नाम PUBS भी होता है, पैरा अम्लाइकल ब्लड सैंपलिंग। PUBS, पैरा अम्लाइकल ब्लड सैंपलिंग भी हो रहा है। बेटा वॉइस क्लियर है, नहीं है, वॉइस क्लियर है? अभी आ रही है आपके पास मेरी वॉइस? अभी ठीक है, अभी अब ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, तो अपन सबसे पहले बात कर रहे थे, अपन आपके सामने बात कर रहे थे कोडोसेंटेसिस। कोडोसेंटेसिस का मतलब होता है अम्लाइकल कोड से सैंपल लेना, अम्लाइकल कोड से सैंपल लेना। तो एमनियोसेंटेसिस, तो कोई क्वेश्चन में पूछे एमनियोसेंटेसिस कब करते हैं, एमनियोसेंटेसिस इज परफॉर्म बिटवीन 14 to 16 वीक। कब करते हैं बेटा, 14 से 16 वीक पर। ये जो एमनियोसेंटेसिस है, इसका बेस्ट टाइम कौन सा होता है बेटा, 14 वीक के अप्रोक्स, अर्थात 14 से 16 वीक के बीच में करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आता है आपके सामने, इन वीक ऑफ प्रेगनेंसी कोडोसेंटेसिस कब करते हैं। कोडोसेंटेसिस इज ऑल्सो नोन एज परक्यूटेनस अम्लाइकल ब्लड सैंपलिंग, PUBS, पर अम्लाइकल अर्थात परक्यूटेनस अम्लाइकल ब्लड सैंपलिंग के नाम से भी बोलते हैं इसे PUBS। सर कब करते हैं ये, आफ्टर 20 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, आफ्टर 20 वीक के बाद में करते हैं। PUBS कब करते हैं बेटा, 20 वीक के बाद में करते हैं। कब करते हैं, तो कोई पूछे कोडोसेंटेसिस का बेस्ट टाइम कब होता है, आफ्टर 20 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। तीसरा, इंक्रीज द इनटेक ऑफ द वेजिटेबल। यदि कोई फीमेल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लूइड खा रही है, इज द बेस्ट मेथड टू रिलीव फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान GIT की मोटिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। इस वजह से यदि कोई फीमेल फाइबर फूड खा रही है, इनका मतलब है फाइबर फूड, नट्स खा रही है, नट्स मतलब बादाम, काजू, और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लूइड ये ले रही है, तो कॉन्स्टिपेशन नॉर्मली प्रेगनेंसी वाला क्या हो जाता है बेटा, रिलीव हो जाता है। एक वर्ड में कहना चाह रहा है फाइबर फूड। क्या कहना चाह रहा है बेटा, फाइबर फूड। आगे, एक सेडेंट्री वुमेन, सेडेंट्री वुमेन मतलब जो आराम से नॉर्मल वुमेन है, तो एक सेडेंट्री वुमेन को कितनी कैलोरी चाहिए बेटा, नॉर्मल वुमेन को 2200 कैलोरी पर डे चाहिए। लेकिन यदि कोई प्रेग्नेंट मदर है तो उसको कितनी कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए, 350। क्वेश्चन में आया हुआ है कि नॉर्मल वुमेन को कितनी चाहिए बेटा, 2200, और एक प्रेग्नेंट वुमेन को कितनी एक्स्ट्रा चाहिए बेटा, 350। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 2550। ये तो होगी इन प्रेगनेंसी। किसमें होगी बेटा, इन प्रेगनेंसी। लेकिन कभी क्वेश्चन आ जाए इन लैक्टेशन, कभी क्वेश्चन आ जाए इन लैक्टेशन, क्वेश्चन आ जाए कि लैक्टेशन में कितनी चाहिए, तो 2200 तो नॉर्मल वुमेन को चाहिए, और 550 या 600 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए, या तो 550 या 600, ऑप्शन में कुछ भी हो। सर दोनों में से एक देना पड़े तो नर्सिंग के हिसाब से 600, कितना दोगे बेटा, 600। तो टोटल आपके सामने कितनी हो जाएगी बेटा, 2800 किलो कैलोरी। कितना हो जाएगा, 2800 लैक्टेशन में। इधर आ जाओ, इन एडिशन प्रेग्नेंट वुमेन को 350 कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए। इसका मतलब टोटली प्रेग्नेंट मदर को कितनी कैलोरी चाहिए बेटा, 2550। कितनी चाहिए, 2550। मेरे लेक्चर को तुरंत आप जैसे भी कोई भी बच्चा कभी ना कभी देख लेना चाहिए। शाम को जब टाइम मिले एक बार देख लो। आप शाम को
एक बार देख लोगे तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट, abdominal circumference is the single measurement which best reflect the fetal nutrition। एब्डोमिनल की जो सर्कमफेरेंस होती है वो ये बताती है कि बच्चे का न्यूट्रिशन ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या माल न्यूट्रिशन का पेशेंट तो नहीं है। इससे अच्छा आप मेरी पीडियाट्रिक के अंदर एंथ्रोपोमेट्री पढ़ना, वो एंथ्रोपोमेट्री माल न्यूट्रिशन को पूरे को बताती है। किसको बताती है बेटा? माल न्यूट्रिशन को पूरे को बताती है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, नाम सुना होगा आपने, CST, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट कौन से हार्मोन के लिए किया जाता है? आंसर में जाएगा बेटा ऑक्सीटोसिन। कौन से हार्मोन के लिए करते हैं बेटा? ऑक्सीटोसिन। यदि ऑक्सीटोसिन ढंग से सिक्रेट होता है तो ब्रेस्ट मिल्क का भी क्या होता है बेटा? इजेक्शन होता है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट इज टू ऑब्जर्व द रेस्पॉन्स ऑफ द फीटस एट द रिस्क फॉर यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी इन रिलेशन टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन कौन सा हार्मोन कराता है बेटा? ऑक्सीटोसिन। तो यदि कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, CST, इसका मतलब ऑक्सीटोसिन नॉर्मल है और ऑक्सीटोसिन है। यदि कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है, इसका मतलब ऑक्सीटोसिन ढंग से सिक्रेट नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन कभी आ जाए कि कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट किसको बताता है, तो आप बताना किस हार्मोन के लिए होता है? ऑक्सीटोसिन। तो नॉर्सेट में कैसे पूछेगा कि ये कौन किसके लिए होता, किसको बताता है, तो आप बताना यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। किसको बताता है बेटा? यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी को बताता है। नेक्स्ट, ट्रिपल टेस्ट, अभी बता के आया हूं शुरू में ही। ट्रिपल टेस्ट में क्या क्या होता है? MSAFP, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। MSAFP का मतलब या तो ऐसे बोल दो AFP अल्फा फीटोप्रोटीन, या क्या बोल दो बेटा? मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। सर 3 हार्मोन आप बता के आए हो ट्रिपल टेस्ट में, अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG, बीटा HCG, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो आप बता के आए हो UE3 मतलब एस्ट्राट्रायोल, क्योंकि आपने बोला है डाउन सिंड्रोम का टेस्ट प्रेगनेंसी में लगाते हो और प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा नेचुरल एस्ट्रोजन कौन सा होता है बेटा? ट्रायोल। कौन सा होता है? ट्रायोल। इट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ द डाउन सिंड्रोम। आ गया? कोई पूछ ले ट्रिपल टेस्ट किसका टेस्ट है, तो आंसर बोलना बेटा डाउन सिंड्रोम। इट इज परफॉर्म एट द 16 to 18 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। ये नॉर्मली 16 से 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बीच में अपन करते हैं। नेक्स्ट, एक्सपल्जन ऑफ द वायबल प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्शन आउट ऑफ द वोम्ब। कोई पूछे व्हाट इज द लेबर, लेबर की वास्तव में डेफिनेशन क्या है? क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द लेबर, लेबर की डेफिनेशन है एक्सपल्जन ऑफ द वायबल प्रोडक्ट। वायबल प्रोडक्ट में कौन कौन आता है बेटा? फीटस एंड फीटस, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन। कौन आता है बेटा? फीटस, फीटस याद रखना, फीटस, प्लेसेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन। वायबल प्रोडक्ट का कंसेप्शन आउट मतलब बाहर निकलना ऑफ वम्ब थ्रू द वेजाइना। वेजाइना को इसीलिए क्या बोलते हैं अपन? बर्थ कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बर्थ कैनाल। वेजाइना इनटू आउटर वर्ल्ड, बाहर के दुनिया में आना क्या कहलाता है बेटा? लेबर। क्या कहलाता है बेटा? लेबर। सर नॉर्मल लेबर, क्वेश्चन आए हुए हैं दोनों की दोनों क्वेश्चन स्टेट लेवल में CHO एग्जाम में पूछे गए हैं। स्टेट लेवल में आपके सामने CHO एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्मल लेबर को क्या और अदर नाम से बोलते हैं? आंसर में यूटोसिया। क्या बोलते हैं? यूटोसिया। एबनॉर्मल लेबर को किस नाम से बोलते हैं? डिस्टोसिया। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टोसिया। तो नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड यूटोसिया और एबनॉर्मल लेबर इज कॉल्ड क्या कहलाता है बेटा? डिस्टोसिया। फॉल्स लेबर पेन, सर फॉल्स लेबर पेन इज मैनिफेस्टेड बाई, सर फॉल्स लेबर पेन क्या होता है? कई बार एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, यदि किसी फीमेल को प्रेगनेंसी में कोई GIT की मोटिलिटी बढ़ गई तो उसको ऐसा लगेगा फॉल्स लेबर पेन हो जाएगा। दूसरा, कॉन्ट्रैक्शन इरेगुलर इन नेचर। फॉल्स लेबर पेन के कुछ कैरेक्टर होते हैं जैसे एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। फॉल्स लेबर पेन और ट्रू लेबर पेन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो फॉल्स लेबर पेन होता है वो नॉर्मली किस किस की वजह से होता है बेटा? एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन इरेगुलर नेचर में कॉन्ट्रैक्शन हो, जबकि ट्रू लेबर पेन में जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? नेचुरल होते हैं और साथ में पेनफुल होते हैं और साथ में सर्विक्स के डायलेशन के साथ में होते हैं। फॉल्स लेबर पेन कभी भी सर्विक्स के डायलेशन के साथ में नहीं
नहीं होता। कॉन्ट्रैक्शन लेसन विद अर्थात एक्टिविटी और रिसेट, मतलब कि आपके सामने जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाते हैं, यदि आपने एक्टिविटी और रेस्ट करी तो उसके साथ में कम हो जाएंगे। जबकि ट्रू लेबर के कॉन्ट्रैक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टे तेज होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं बेटा? तेज होते जाते हैं। सर्वाइकल डायलेशन इज नॉट सीन, सबसे इंपॉर्टेंट, जो फॉल्स लेबर पेन होता है उसमें कभी भी सर्विक्स का डायलेशन नहीं दिखता है फॉल्स पेन में, अर्थात पेन इज रिलीव्ड बाय एनीमा, और जो पेन है वो किसके द्वारा रिलीव हो जाता है बेटा? एनीमा के द्वारा। फॉल्स लेबर पेन में एनीमा लगाया क्योंकि यूट्रस में जो यूट्रस के खिंच जो लिगामेंट है वो नॉर्मली जो एनीमा है गैसियस फॉर्म में या किसी भी टाइप में ये पेन क्या हो जाता है? रिलीव हो जाता है। लेकिन ट्रू लेबर पेन का जो पेन होता है वो लिगामेंट के स्ट्रेचिंग की वजह से होता है, वो नॉर्मली, क्योंकि उसमें डिसेंट और इफेसमेंट दोनों चलता रहता है, तो इसकी वजह से ट्रू लेबर पेन के जो पेन है वो पेन किलर के द्वारा रिमूव नहीं होता है या एनीमा के द्वारा रिलीव नहीं होता है। द मेजर साइट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन, आप सभी को पता है प्रोस्टाग्लैंडिन लिगामेंट्स को स्मूथ बनाता है, इन्फ्लामेशन में भी सहायक होता है। इसलिए जो मेजर साइट है एक लेबर के टाइम पर प्रोस्टाग्लैंडिन बनने का मेन साइट कहां पर होता है? एमनियन, कोरियन, डेसिडुआ एंड मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम यूट्रस की मिडिल सेल है और एंडोमेट्रियम यूट्रस की, और वो डेसिडुआ यूट्रस की सबसे अंदर वाली सेल है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। और प्रेग्नेंट लेडी की एंडोमेट्रियम किस नाम से कहलाती है बेटा? डेसिडुआ। किस नाम से कहलाती है? डेसिडुआ। देयर आर द 4 स्टेज ऑफ द लेबर। लेबर की यहां पर कितनी स्टेज होती है बेटा? 4 स्टेज लेबर की होती है। फर्स्ट थिनिंग, थिनिंग का मतलब होता है बेटा इफेसमेंट, दूसरा ओपनिंग मतलब डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, और साथ में आपके सामने बॉडी मूविंग थ्रू द बर्थ कैनाल, और 4th नंबर पे आफ्टर बर्थ, और 5th नंबर पे रिकवरी। सुनना बेटा, हालांकि हम जो लेबर की जो 4 स्टेज है उनको हम 4 स्टेज के नाम से बोलते हैं, आप सभी जानते हो। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है बेटा? सर्विक्स का डायलेशन, और साथ में कौन होता है बेटा? डिसेंट। डिसेंट हालांकि पूरी लेबर में चलता रहता है, लेकिन मेनली जो फर्स्ट स्टेज होती है वो सर्विक्स के डायलेशन से लेकर कहां तक जाती है बेटा? आप कहां तक जाएगी? एंगेजमेंट तक। दूसरा, आप फुल सर्विक्स के डायलेशन तक जाएगी। कौन सी वाली बेटा? लेबर पेन से स्टार्ट होगी और फुल सर्विक्स के डायलेशन तक जाएगी। कौन सी स्टेज? फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होता है? बेबी की डिलीवरी। थर्ड स्टेज में किसका सेपरेशन होता है बेटा? प्लेसेंटा का। किसका? प्लेसेंटा का। और 4th स्टेज जो आपके सामने है, जो भी 4th स्टेज है आपके सामने, उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? रिकवरी स्टेज, या एक वर्ड में बोले ऑब्जर्वेशन स्टेज। कौन सी स्टेज होती है बेटा? ऑब्जर्वेशन स्टेज। नेक्स्ट, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज की एवरेज ड्यूरेशन लेबर की कितना घंटे होती है? 12 आवर होती है बेटा प्रीमी ग्रेविडा में, और 6 आवर किसमें होती है बेटा? मल्टीपैरा में। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन इतने ज्यादा पूछे गए हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जो लेबर पेन से लेकर फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स तक जो स्टेज होती है वो प्रेमी ग्रेविडा में 12 घंटे की होती है, और मल्टीपैरा में कितने घंटे की होती है? जो एक से ज्यादा बार जन्म दे चुकी है उसमें 6 घंटे की होती है। सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर, दूसरी, इसकी 2 फेज होती है, आप सभी को पता है। एक का नाम होता है पैसिव फेज और एक का नाम होता है एक्टिव फेज। पैसिव फेज में बिना किसी एफर्ट्स के आपके सामने बेबी कहां चला जाता है बेटा? एंगेजमेंट करता है। लेकिन एक्टिव फेज में पुशिंग लगाना पड़ता है, जिन्हें बियरिंग डाउन एफर्ट्स कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछे बियरिंग डाउन एफर्ट्स किस स्टेज ऑफ लेबर में मिलते हैं? आंसर में बोलना सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, और सेकंड स्टेज के अंदर भी एक्टिव फेज में। कौन से में? एक्टिव। एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते हैं मदर के। तो सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर गो 2 फेजेज, दैट इज प्रोपल्सिव एंड एक्सपल्सिव। प्रोपल्सिव को आप पैसिव फेज भी बोल सकते हैं, पैसिव फेज भी बोल सकते हैं बेटा, और एक्सपल्सिव को आप एक्टिव फेज भी बोल सकते हैं। कौन सा? एक्टिव फेज। क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। कोई पूछे पेसमेकर ऑफ द यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन का पेसमेकर कौन होता है? आप सभी को पता होना चाहिए। मान के चलो सर ये यूट्रस है, और ये यूट्रस का फैलोपियन ट्यूब वाला पार्ट है, और यहां पर आपके सामने फंडस है। तो फंडस से 2 कोर्नुआ निकलते हैं, और ये कोर्नुआ ऑफ यूट्रस, कोर्नुआ ऑफ यूट्रस, यूट्रस का जो कोर्नुआ है इसे पेसमेकर ऑफ यूट्रस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पेसमेकर ऑफ यूट्रस। क्या कहते हैं बेटा? पेसमेकर ऑफ यूट्रस। किस नाम से बोलते हैं? पेसमेकर ऑफ यूट्रस। तो पेसमेकर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ द ट्यूबल ओस्टिया। ट्यूबल ओस्टिया का मतलब है जहां पर इंटरस्टिशियम वाला पार्ट होता है। कहां पर होता है? इंटरस्टिशियम वाले पार्ट पर जो कोर्नुआ होते हैं वहां कौन सी जगह पर स्थित होते हैं? ट्यूबल ओस्टिया। व्हाट इज द मीन ऑफ द ट्यूबल ओस्टिया? ट्यूबल मतलब फैलोपियन ट्यूब, और ओस्टिया मतलब जहां पर इंटरस्टिशियम वाला पार्ट है। यस, इंट्रा एमनियोटिक प्रेशर।
एमनियोटिक फ्लूइड का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 20 mmHg से ऊपर राइजेज ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो प्रेशर है वो 20 mmHg से ऊपर निकल जाता है। किससे ऊपर निकल जाता है बेटा, 20 mmHg से ऊपर निकल जाता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन फंडल कॉन्ट्रैक्शन एंड द सर्वाइकल डायलेशन कॉल्ड क्या कहलाता है बेटा, पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है और अच्छा भी क्वेश्चन है कि हालांकि अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है कि आप बताइए फंडल कॉन्ट्रैक्शन, फंडस के जो फंडस वाले पार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं और इसके साथ में जो सर्विक्स का डायलेशन इसके रेफरेंस में हो रहा है, उन दोनों के रिलेशन को क्या बोलते हैं, पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस। सर व्हाट इज द मीन ऑफ द यूट्रस, फंडस के कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस के दो पोल होते हैं बेटा, आप सभी को पता है, वही चीज है बस थोड़ी घुमा के बोला है। ये मान के चलो यूट्रस है तो ये यूट्रस का लोअर पोल है, लोअर पोल है, और ये यूट्रस का कौन सा पोल है बेटा, अपर पोल, अपर पोल। और आपको पता है अपर पोल में कौन कौन होता है, यूट्रस का फंडस होता है और यूट्रस का कौन सा होता है, बॉडी। और लोअर, जो लोअर एंड होता है यूट्रस में, उसमें कौन कौन आते हैं, इस्टमस आता है और साथ में कौन आता है बेटा, आपके सामने सर्विक्स, कौन आता है, सर्विक्स। तो जो अपर पोल और लोअर पोल ये किसके रेफरेंस में बने हैं, तो ये फंडस के रेफरेंस में बने हैं। तो उसने कहा है फंडल कॉन्ट्रैक्शन और यूट्रस के बीच में जो रिलेशन है उसको क्या बोलते हैं बेटा, पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस। क्या बोलते हैं बेटा, पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस। यस, नेक्स्ट परप्यूरियम पीरियड। सर परप्यूरियम पीरियड क्या होता है, आप सभी को पता है डिलीवरी से लेकर 6 वीक तक का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं परप्यूरियम, जिसमें जो भी यूट्रस की साइज बढ़ी है वो अपने नॉर्मल साइज पर पहुंचती है। 6 वीक के अंदर जो भी चेंजेज हुए हैं प्रेगनेंसी में वो वापस नॉर्मल स्टेज पर पहुंचते हैं। परप्यूरियम पीरियड स्टार्ट फ्रॉम आफ्टर डिलीवरी अप टू तक कितने वीक तक होता है बेटा, 6 वीक तक। रीजनरेशन ऑफ द प्लेसेंटल साइट टेक्स 6 वीक। जो प्लेसेंटा साइट, जहां से प्लेसेंटा को आपने बाहर निकाला है वहां से एंडोमेट्रियम में कुछ क्षति हुई है, एंडोमेट्रियम कहीं से टूटी है, जो एंडोमेट्रियम टूटी है आपके सामने, रीजनरेशन जो हुआ है प्लेसेंटल साइट का, उस जहां से प्लेसेंटा को आपने थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में हटाया है, जहां से एंडोमेट्रियम का नुकसान हुआ है, उसको वापस रीजनरेट होने में कितना वीक का टाइम लगता है, 6 वीक। इसका मतलब पूरे परप्यूरियम टाइम में प्लेसेंटल साइड क्या हो जाती है, वापस रीजनरेट हो जाती है। क्योंकि पूरे परप्यूरियम टाइम में भी कितने वीक लगते हैं, 6 वीक, और 6 वीक में ही वापस प्लेसेंटल साइड क्या हो जाती है, वैसी की वैसी हो जाती है जैसे नॉन प्रेग्नेंट में रहती है। फॉलोइंग डिलीवरी, डिलीवरी के बाद फंडस लाइज अबाउट, अर्थात ये थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। यहां पर 13.5 सेंटीमीटर की जगह आप क्वेश्चन में क्या लिखोगे, सुनना बेटा, 13.5 सेंटीमीटर की जगह आप आंसर में लिखोगे 2 सेंटीमीटर। सुनना बेटा, फॉलोइंग डिलीवरी, डिलीवरी के जस्ट बाद में जो आपके सामने फंडस है वो 2 सेंटीमीटर अबोव होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस से थोड़ा सा ऊपर होता है फंडल पार्ट। कौन सा पार्ट बेटा, फंडल पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, अम्लाइकस से 2 सेंटीमीटर ऊपर होता है। किससे होता है बेटा, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस से तो लगभग कितना ही रहेगा, 13.5 ही रहेगा। प्यूबिक सिम्फाइसिस से 13.5 ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछे कि अम्लाइकस से कितना ऊपर होता है, तो अम्लाइकस से क्या होता है बेटा, 2 सेंटीमीटर क्या होता है, ऊपर होता है। नेक्स्ट, वेजाइनल डिस्चार्ज। वेजाइनल डिस्चार्ज आपने नाम सुना होगा जिसका नाम है लोकिया। क्या नाम है, लोकिया। वेजाइनल डिस्चार्ज फ्रॉम द फर्स्ट फोरनाइट, अर्थात 2 वीक फ्रॉम द डिलीवरी, डिलीवरी के 2 वीक के अंदर जो 2 वीक तक जो डिस्चार्ज चलता रहता है परप्यूरियम में, उसे अपन किस नाम से बोलते हैं बेटा, लोकिया। क्या बोलते हैं, लोकिया। क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है कि वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर डिलीवरी के बाद में जो 2 वीक तक जो डिस्चार्ज चलता रहता है उसको किस नाम से बोलते हैं, लोकिया। सर देयर आर 3 टाइप ऑफ द लोकिया, 3 टाइप के लोकिया होते हैं बेटा, लोकिया रूब्रा, लोकिया सिरोसा, और तीसरा कौन सा होता है बेटा, लोकिया एल्बा। याद रखना बेटा, लोकिया रूब्रा, पहले ब्लड आएगा तो कैसे कलर का आएगा, रेड कलर का। तो लोकिया रूब्रा कौन से कलर का, रेड कलर का, जो शुरू के 4 दिन तक चलता है, पहले दिन से 4 दिन तक। दूसरा लोकिया सिरोसा, सिरोसा 5 से लेकर 9 दिन तक है, जो येलो कलर का होता है। कैसा होता है बेटा, येलो कलर का। लोकिया सिरोसा 5वें दिन से लेकर 9वें दिन तक डिलीवरी के बाद। और लोकिया एल्बा, एल्बा 10 से 15 दिन तक चलता है, जो कौन से कलर का होता है बेटा, व्हाइट कलर का। तो पहले रेड, फिर येलो और फिर व्हाइट, इसे कहते हैं लोकिया एल्बा। और तो आप ध्यान से सुनिए, लोकिया क्या होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जो 2 वीक तक चलता है डिलीवरी के बाद में, और उसके कलर कौन से होते हैं, लोकिया रूब्रा, लोकिया सिरोसा और लोकिया एल्बा। नेक्स्ट, लोकिया रूब्रा कंसिस्ट ऑफ द ब्लड। लोकिया रूब्रा में क्या होता है बेटा, ब्लड सेट्स ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन के टुकड़े, और सेट्स मतलब टुकड़े, एंड डेसिडुआ, वर्निक्स कैसिसा, लेनुगो एंड मेकोनियम। मेकोनियम फर्स्ट स्टूल होता है बेबी का, लेनुगो थोड़े से हेयर्स के टुकड़े होते हैं जो बेबी पे आते हैं, वर्निक्स कैसियोसा एक क्या है भाई,
डिलीवरी के बाद में क्या है, मेम्ब्रेन्स के ऊपर का शेड है जो कि नॉर्मली पाया जाता है वर्निक्स कैसियोसा, ये भी आपके सामने किसमें पाया जाता है, लोकिया रूब्रा के कंपार्टमेंट होता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लोकिया रूब्रा, लोकिया रूब्रा का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है, 1 to 4 डे होता है, इज ब्लडी विद फिशी ओडर, अर्थात थोड़ी सी स्मेल आती है सड़ी मछली जैसी या मछली के जैसी क्या आती है बेटा, स्मेल आती है। नेक्स्ट मैस्चुरेशन, मैस्चुरेशन के बारे में आप सभी ने सुना है, इट्स ए शॉर्ट एंड स्वीट्स, और हर चीज के बारे में आपको नॉलेज मिलता है। मैं हर चीज को व्याख्या करके बताता हूं क्या किस चीज को बता रहा है। क्वेश्चन आता है मैस्चुरेशन, मैस्चुरेशन एंड ओव्यूलेशन अकर अराउंड 10 वीक आफ्टर डिलीवरी। आप बताइए कि जो डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में शुरू के 6 महीने तक लगभग क्या रहता है बेटा, लैक्टेशनल एमिनोरिया, लेकिन पूरे 6 महीने नहीं रहता। मेंसेस लगभग 10 वीक बाद स्टार्ट हो जाता है डिलीवरी के इन लैक्टेटिंग मदर एंड इन 4 वीक आफ्टर डिलीवरी इन द नॉन लैक्टेटिंग। जो फीमेल लैक्टेशन करा रही है, बराबर मदर अर्थात ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तब तक प्रोलैक्टिन हाई रहेगा और आपके सामने आप समझो मैस्चुरेशन क्या रखेगा बेटा, लैक्टेशनल एमिनोरिया रखेगा। लेकिन यदि कोई फीमेल नॉन फीडिंग है तो 4 वीक के बाद में अर्थात 1 महीने के बाद में वापस मेंसेस क्या हो जाएंगे बेटा, स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि मेंसेस के कितने टाइम बाद, वो डिलीवरी के कितने टाइम बाद मेंसेस स्टार्ट होते हैं, तो आप बोलना सर 10 वीक बाद तो जो फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है उनमें, और 4 वीक बाद जो नॉन ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है उनमें। द इम्यूनोग्लोबुलिन, सर मैंने ऐसा क्यों बोला नॉन ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है उनमें? एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, बहुत अच्छी चीज आपके सामने बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जो अमेरिका होता है, अमेरिका के अंदर क्या होता है, लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, तो वहां पर सरोगेट मदर्स होती है। सरोगेट मदर्स क्या काम करती है, 9 मंथ तक बेबी को रखा, जैसे ही बेबी की डिलीवरी हुई, बेबी से पैसे, सामने वाली पार्टी से पैसे लिए और अपने काम पे जो मदर है वो लैक्टेटिंग कराएगी, जो उसके साथ में है वो नरिश कराएगी। तो ऐसी फीमेल जो नॉन लैक्टेटिंग है, मतलब बेबी डिलीवर किया, सरोगेट मदर ने चली गई, नॉन लैक्टेटिंग मदर में 4 वीक के अंदर क्या आ जाता है, वापस मेंसेस क्या हो जाता है बेटा, स्टार्ट हो जाता है। द इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम क्या होता है, फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर आफ्टर डिलीवरी क्या कहलाता है बेटा, कोलेस्ट्रम। और कोलेस्ट्रम में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, IgA। आप सभी को पता है IgA एक ऑल सिक्रेशंस ऑफ बॉडी में पाई जाती है। सिक्रेशंस ऑफ बॉडी, चाहे वो सलाइवा हो, चाहे वो सीमन हो बॉडी का, चाहे वो स्वेट हो, चाहे वो कोलेस्ट्रम हो, कुछ भी हो, ऑल सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी होती है बेटा, आपके सामने कौन सी होती है, IgA। IgG जो होती है वो प्लेसेंटा बैरियर को पार कर सकती है, और फर्स्ट एंटीबॉडी होती है जो पैसिव इम्यूनोग्लोबुलिन के रूप में काम करती है, IgG। तो प्लेसेंटा अर्थात बैरियर को क्या करती है बेटा, क्रॉस करती है। सबसे ज्यादा मात्रा में, अबंडेंट मात्रा में 80% जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है वो कौन सी होती है, IgG। इसके अलावा जो IgM होती है वो पेंटावेलेंट होती है। कैसी होती है बेटा, पेंटावेलेंट होती है आपके सामने, और इसका मोलिकुलर वेट हाईएस्ट होता है 9,60,000 इंटरनेशनल यूनिट, अर्थात हाईएस्ट क्या होता है बेटा, इसका मोलिकुलर वेट होता है, IgM अर्थात पेंटावेलेंट 5 चीजों से मिलकर बनी होती है, पेंटावेलेंट टाइप होती है। यस, IgM। IgE एलर्जी में काम आती है, एलर्जिक पैरासिटिक इंफेक्शंस में काम आती है, आप सभी को ये सारी बात पता है। IgD स्किन्स के अंदर पाई जाती है, स्किन्स में मेनली। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ये मैं आपको शुरू में ही आके पढ़ा चुका हूं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, दैट इज द वेरी गुड एंड इंफॉर्मेटिव लेक्चर। सिंपल, हर चीज के बारे में आप जरूर समझे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। समझ आया बेटा, जरूर पढ़ा करो भाई, है ना। आपको मैं इस सब चीजें प्रोवाइड कराने का मतलब होता है आपका नॉलेज इतना शार्प हो जाए कि आप तुरंत एग्जाम को क्लियर कर दो, समझ रहे हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।